बल्कि अब वो खुद भी मेरी बात में मुकम्मल तौर से दिलचस्पी रखता था। उसके साथ उसकी खूबसूरत बीवी भी आई थी, जिसे शायद उसने मेरे और शुमाना के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। हसीन औरत की हसीन आंखों में हसीन सी हैरानी थी। वो मुझे और शुमाना को हैरत से देख रही थी। मैंने उसकी खैरियत पूछी, लेकिन वो कोई जवाब न दे सकी। तब बेशक ने हंसकर उससे कहा, दुलाबा, तुम तो बिल्कुल ही गुंग हो गई हो। सबूता की बात का जवाब तो दो। क्या? औरत चौंक पड़ी और फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन खम की और कहा, जो कुछ बिशक ने तेरे बारे में बताया है सबूता, मेरी अकल हैरान है, लेकिन तुझे देखकर यह अंदाजा होता है कि कोई बात गलत नहीं है। और हाँ, तेरी औरत बेहद हसीन है। कैसी खूबसूरत है ये। क्या मैं अपने हाथों से इसे संवार सकती हूँ? ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बेशक की औरत है, इसमें हर्जी क्या है? तो मेरे लिए मोहतरम और मुकद्दस है और हम तेरे मेहमान। मैंने जवाब दिया और बेशक मुस्कुराने लगा। तब दुलाबा शुमाना के पास पहुंच गई। उसके बाजुओं पर हाथ फेर रही थी और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। तब मैंने बेशक से कहा, बेशक औरत और उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होती है और बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाती है, चुनांचे हमें इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी कि हम इन दोनों को आपस में मुकम्मल तौर पर मुतारफ करवाएं। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम इनको यहाँ छोड़कर किसी दूसरी जगह बैठे और अपने मतलब की बातें करें? मैंने कहा, यकीनन सबूता, दुलाबा शुमाना की खादमा है और वह इसे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। और मैं इसका बाजू पकड़कर इस जगह से बाहर निकल आया और मकान के दूसरे हिस्से में पहुंचकर बिशक के पास बैठ गया। जैसा कि तुझे मालूम है, बिशक के जेवदास ने मुझे मखसूस काम मेरे सपुर्द किए हैं, सो मुझे वो काम अंजाम देना है। लेकिन आज का दिन सिर्फ शिकाया की सैर का होगा। लेकिन इससे कबल कि हम लोग यहाँ से निकलें, पहले तो मुझे यह बता कि क्या तूने घोड़ों का इंतजाम कर लिया है? यकीनन सबूता, घोड़े बाहर मौजूद हैं। बेहतर, एक बात और बता बिशक। पूछ सबूता। जैसा कि तूने कहा कि दूसरी बस्तियों के लोग यहाँ आते रहते हैं, चूंकि जेवदास ने जो काम मेरे सुपुर्द किया है वो पोशीदा हैसियत रखता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग अगर मेरी तरफ मुतवज्जा हूं तो मुझे अपने हालात और अपने माहौल से अजनबी पाएं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कुर्बो जवार की और दूर दूर की बस्तियों के नाम बता, जहाँ से लोग यहाँ आते रहते हैं, ताकि अगर लोग मुझसे सवाल करें तो मैं इसका तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं और जब बावर करवा सकूं कि मैं दूसरी बस्ती से जरूर आया हूं, लेकिन इन इलाकों से अजनबी नहीं हूं। मुनासिब है सबूता, तेरी जहानत से मैं इनकार नहीं कर सकता। ले कुछ नाम ज़हन नशीन कर ले, बिशक ने कहा और मुझे उन जजीरों के नाम बताने लगा जो कुर्बो चवार में वाक़ थे। मैंने उनमें से चंद नाम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिए। फिर मैंने बिशक से और भी दूसरी बहुत सी बातें पूछी और ज़रूरी नहीं था कि मैं आज ही नामा के बारे में सारी तफसीलात मालूम करता। कुछ रोज़ यहाँ ज़रूर गुजारने थे और इसके बाद ही रवानगी होनी थी। फौरी तौर पर यहाँ से वापसी बहुत सी निगाहों में शक व शुबा के आसार पैदा कर सकती थी और फिर बिशक भी बहरहाल एक तवील सफ़र तय करने के बाद अपने घर वापस आया था, लेकिन वो भी कुछ रोज़ यहाँ गुजारना पसंद करता। इसके अलावा मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि शबाला की हुकूमत का भी जायज़ा लूँ और अंदाज़ा लगाऊं कि फोमा की बस्ती के लोग शबाला से किस हद तक ताउन करते हैं और उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसके अलावा जरदरुओं की कुव्वत वहाँ क्या है और वो किस तरह रह रहे हैं, इनकी खिदमात क्या है। मैंने बिशक से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता शिकाया की राया, इनके लोगों के रहन सहन, बाहर से आने वालों के साथ इनके सलूक के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। बिशक ने पूरे खलूस के साथ मुझे ये मालूमात फराहम की थी। हम बहुत देर तक यहाँ रुके और फिर इस वक्त ही हम गुफ्तगू से चौंके जब दोनों खूबसूरत औरतें हमारी आरामगाह में दाखिल हो गईं। दुबाला ने शिकाया की रवायात के मुताबिक शुमानों को सजा दिया था। उसे शुमाना के बाल मखसूस अंदाज में बटकर पूरे सर पर फैला दिए थे। चेहरे पर अजीबो गरीब चीजें लगाई थीं। लिबास में भी कुछ खसूसियतें नुमाया थीं और बिलाशुबा इस कदर हसीन नजर आ रही थी कि इस पर निगाहें जमाना मुश्किल था। मैं उसे देखता रह गया और बिशक के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। दुबाला औरत को सजाने में अपना सान ही नहीं रखती। तेरी आंखों में अपनी औरत के लिए हैरत है सबूता। वो हंसता हुआ बोला, हाँ शुमाना का रंग मुझे पसंद है, लेकिन इस रंग में तो वो न जाने क्या कुछ नजर आ रही है। मैंने कहा, तेरी औरत है भी तो इतनी हसीन। दुबाला ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबूता के बारे में तेरा क्या ख्याल है? बिशक ने हंसकर अपनी औरत से पूछा, अगर वो मेरे लिए मोहतरम ना होता और अगर मैं तुझसे मोहब्बत न करती तो ये अल्फाज कहने में मुझे कोई आर न था कि सबूता जहनों पर काबज होने की कुदरत रखता है। दुबाला बेतकल्लुफी से बोली। हम सब हंसने लगे थे और फिर हम बाहर निकल आए। 4 चाको चौबंद और तवाना घोड़े ज़ीनों से लैस तैयार खड़े थे। चारों के चारों कवि हैकल और खूबसूरत रंगों के मालिक थे। तो प्रोफेसर पसंद कर लिया हमने अपने अपने लिए एक एक घोड़ा और सवार हो गए उसके ऊपर। यूं चारों चल पड़े शिकाया के गलियों और बाजारों में। सो देखने वाले देख रहे थे हमें अपने मकानों से और रुकते थे, सोचते थे और सोचते रह जाते थे और घोड़े आगे बढ़ जाते थे।
दोनों औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। दुबाला शुमाना को शिकाया के बारे में बता रही थी और बेशक मुझे। हम दूर दूर तक घोड़ों पर सफर करते रहे। बेशक मुझे तमाम तफसीलात बताता रहा। और प्रोफेसर, पाया मैंने शिकाया को बहुत ही अच्छा है। दरहकीकत मैंने महसूस किया प्रोफेसर कि शिकाया बस्ती वालों ने हमें देखा तो सही, लेकिन सिर्फ इस तरह के मर्दों की आंखों में इन दोनों औरतों को देखकर तहसीन और पसंदीदगी के जज्बात उभर आते, और यही कैफियत वहां की औरतों की थी। जरदरू जहां भी नजर आए वो मोहताज से थे। खासतौर से उनकी औरतें शिकाया की गलियों और बाजारों में नजर नहीं आती थीं। वो किसी जगह नहीं रुकते थे, बल्कि सिर्फ अपना काम अंजाम देते थे। हाँ, ये बात सकाई से जरा मुख्तलिफ थी। सकाई बस्ती में इन इलाकों में जरदरुओं को आने की इजाजत न थी, जहाँ मकामी लोग रहते थे। सकाई बस्ती ने इन लोगों को रहने को इलाका दे दिया था, लेकिन अपने दरमियान आने के लिए इन पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन शिकाया में यह बात नहीं थी। यहाँ जरदरुओं को इतनी इजाजत थी कि वह हर जगह आ जा सकते थे और मकामी लोगों के मामलात में मुदाखलत कर सकते थे। मैंने जजीरे पर कोई हंगामा नहीं देखा था। इस बारे में भी मैंने बेशक से मालूमात हासिल की। घोड़े पर आहिस्ता रवि से चलते हुए मैंने बेशक से पूछा कि यह मकामी बाशिंदों और जरदरुओं के दरमियान सड़कों पर तसादुम नहीं होता? अब नहीं होता सबूता, पहले होता था। क्या मतलब? शबाला ने सफाकी के 2 मुजाहरे किए हैं कि मकामी लोग खौफसदा हो गए हैं। ओह, क्या जरदरुओं की हमायत में? हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि जरदरू किसी मकामी बाशिंदे के काम में मुदाखलत करते थे तो मकामी लोग उन्हें कत्ल कर देते थे। ऐसे चंद वाकयात हुए, लेकिन शबाला ने सख्ती से इनका मुहासबा किया। जिन लोगों ने जरदरुओं को कत्ल किया था, इन्हें गिरफ्तार करके उसी जगह उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती, इनके हाथ पांव कटवा दिए जाते। और फिर शबाला ने ऐलान कर दिया कि जरदरू इसके चेले हैं और इसकी इजाजत से इस बस्ती में दाखिल हुए हैं। चुनांचे अगर किसी ने उनके साथ बदसलूकी की तो इनके खानदान के किसी फर्द को जिंदा न छोड़ा जाएगा जो किसी जरदरू से बदसलूकी करेगा। अलबत्ता उसने ये भी कहा कि खुद जरदरू इनके मामलात में, खास तौर से जाती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जरदरू किसी मकामी शख्स के साथ ज्यादती करे तो इसका फैसला इस जगह न किया जाए, बल्कि उसे शबाला के सामने पेश किया जाए। शबाला खुद उसके बारे में फैसला करेगा। इब्तिदा में तो मकामी लोगों ने शबाला की नाकामात की नफी की, लेकिन मुखालफत करने वालों के साथ इंतहाई सख्त सलूक किया गया। जो मकामी लोग मजबूर हो गए कि शबाला के अहकामात की पाबंदी करें। लेकिन नफरत करने वालों के दिलों में आज भी जरदरुओं के खिलाफ नफरत है। हाँ, ऐसे लोगों की तादाद कम भी नहीं है जो शबाला के हमनवा हैं और इनके मानिद जरदरुओं को पसंद करते हैं। हम लोग बस्ती का तवील सफर कर चुके थे और इस दौरान मैंने बहुत सी अहम बातें ज़हन नशीन कर ली थी। और फिर जब सूरज छुप गया तो हम सब वापस अपनी आरामगाह की जानिब चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम वहां पहुंच गए। बेशक और उसकी औरत हमारे साथ ही आए थे। फिर हम लोगों ने रात का खाना मिलकर खाया और बेशक दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। आज के लिए बस इतना ही काफी था। सुबह मामूल रात को शुमाना मेरी आगोश में थी। उसका सुनहरी बदन मेरे मजबूत बाजू की गिरफ्त में था और दुलाबा ने जिस तरह सजाया था, मैंने उसे उसकी भरपूर दाद दी और शुमाना सरशार हो गई। उम्र के इस तवील दौर में प्रोफेसर, बेशुमार औरतें आई थी और चली भी गई थी, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैंने इन सब के तासरात को मुख्तलिफ पाया था। बाज ऐसी भी थी जो अब भी मेरे जहन में जिंदा है। इनकी याद अक्सर इनकी खुसूसियात के साथ मेरे जहन के कोशों में कुलबुलाती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि वो याद मुझे बेचैनियां देती है, अलबत्ता मैं आरजू करता हूँ कि इनके मानिद कोई साथी फिर से मेरी जिंदगी में आए। लिपास और दूसरी बहुत सी लड़कियां ऐसी ही खुसूसियात की हामिल थी और अब शुमाना, ये लड़की भी अपनी खुसूसियात की बिना पर मेरी जिंदगी में एक यादगार दौर छोड़ रही थी। बहरहाल दूसरे दिन मैंने मुलाजमों से पूछा कि बेशक किस वक्त आएगा। मुझे जवाब दिया गया कि अगर मेरी हदायत हो तो उसे फौरन बुला लिया जाए, क्योंकि बेशक ने ये नहीं बताया है कि वो किस वक्त आएगा। क्या वो घोड़े छोड़ गया है? मैंने पूछा। हाँ, 2 घोड़े बाहर बंधे हैं, खादमों ने जवाब दिया। बस तो ठीक है, घोड़ों को हमारे लिए तैयार कर दो, मैंने मुलाजमों से कहा और मुलाजिम तामील हुक्म के लिए चले गए। नाश्ते के बाद मैं शुमाना के साथ बाहर निकल आया और हम घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। शुमाना भी दिलचस्पी से शिकाया के मुख्तलिफ हिस्से देख रही थी। उसने रास्ते में मुझसे कहा, सबूता, शिकाया फोमा की बस्ती है। फोमा ने यहाँ जन्म लिया, यहीं परवरिश पाई, उसे एक नुमाया हैसियत हासिल रही है। खुद शिकाया के बाशिंदों को ये बात मालूम नहीं होगी कि इनका फोमा जिंदा है। हम कितना गहरा राज अपने सीने में छुपाए फिर रहे हैं सबूता, क्या हम इन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है? इस अंदाज में तो है शुमाना, मैंने जवाब दिया। न जाने फोमा अपनी बस्तियों पर कब हुक्मरान होगा। इन जरदरू लोगों को तो देखो किस तरह फैले हुए हैं और मांगा पर तो इनका काफी असर रसूख मालूम होता है। यूं लगता है जैसे मांगा बस्ती में ये लोग मुकम्मल तौर पर काबिज हो। खास शुमाना दूसरी बस्तियों की ये बात मालूम नहीं है। मालूम हो भी जाए तो क्या कर सकते हैं ये लोग। शिबाला इनका पैरोकार है, काश मैं शिबाला को अपने दांतों से चबा सकूं। शुमाना के लहजे में गुर्राहट थी, मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वैशी हिरनी आज भी उतनी ही वैशी थी,
सिर्फ मेरे लिए वो मौम हो गई थी, पर न मुझे तारिस का हशर याद था और वो मंजर भी जब वो तारिस के आधे बदन पर सर रख के आराम से लेटी हुई थी। हम शिकाया की गलियों और बाजारों की सैर करते रहे। रास्ते मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिए थे। शहर के इलाके मैंने अच्छी तरह देखे और फिर शिबाला के महल की जानिब निकल गया। मैंने किसी से उसका रास्ता नहीं पूछा था, बस एक तरफ कुछ मखसूस निशानियां नजर आई और मैंने इस तरफ घोड़े डाल दिए थे। शिबाला का महल बेहद हसीन था और जाहिर है वो फोमा का महल था। फोमा जो इस इलाके का शहंशाह होता है। शिकाया को दूसरी बस्तियों पर यह फोकियत हासिल थी। दोपहर हो गई, हमने अभी वापसी के बारे में नहीं सोचा था। तब एक मोड़ पर अचानक मैंने बिशक को देखा। वह घोड़े पर हैरानों परेशान चला आ रहा था। शायद उसकी निगाह भी हम दोनों पर पड़ गई थी। चुनाचे उसने घोड़ा सरपट हमारी जानिब तोड़ा दिया और हमारे करीब पहुंच गया। हाँ सब होता है, मैं काफी देर से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। खैरियत तो है बिशक? मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल खैरियत है, बस मैं ये सोच रहा था कि कहीं तुम रास्ता न भटक जाओ। शिकाया अभी तुम्हारे लिए नई बस्ती है, बिशक ने हमारे साथ चलते हुए कहा। हाँ लेकिन मैं जिन रास्तों से गुजरा हूँ बिशक, तुम यकीन करो मैंने बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर चुका हूँ, इसलिए भटकने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम अजीम सलाहियतों के मालिक को अजीम सबूता, मुझे इस बात का अच्छी तरह एतराफ़ है, बिशक ने अकीदत से जवाब दिया। और तो कोई ख़ास बात नहीं है बिशक? मैंने पूछा। नहीं सबूता, कोई ख़ास बात नहीं है, सारे मामलात बिल्कुल दुरुस्त हैं और बदस्तूर हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो काबिल जिक्र हो, सिवाय इसके कि मेरी बीवी को शुमाना बहुत पसंद आई है और उसकी ख्वाहिश है कि एक तवील अरसे तक शुमाना को अपना मेहमान रखे। क्या तुम आज मेरे गरीब खाने पर खाना खा सकोगे? क्यों नहीं बिशक, हम तो मेहमान हैं तुम्हारे, मैंने जवाब दिया और बिशक के चेहरे पर मुसर्रत की सुर्खी फैल गई। ये तेरी हौसला अफजाई है सबूता, मुझे यकीन था कि तुम इसके लिए इनकार नहीं करोगे। चुनाचे आज दुबाला यानी मेरी औरत शिकाया के खास खाने तेरे और तेरी औरत के लिए तैयार कर रही है। उसने ये भी कहा कि अगर मुमकिन हो सका और तुमने इजाज़त दे दी तो वो तेरी औरत शुमाना को अपने साथ रखेगी। यकीनन, मैंने कहा, लेकिन मेरे दोस्त दिन की रोशनी इन दोनों की मोहब्बत के लिए काफ़ी है और अगर इनकी मोहब्बत रातों को भी जारी रही तो क्या हम दोनों को परेशानी ना होगी? मैंने कहा और बिशक बेइख्तियार हंस पड़ा। शुमाना मुस्कुरा कर दूसरी जानब देखने लगी थी। तो फिर रात को हम बिशक के यहाँ मधु थे और दर हकीकत उसकी बीवी ने अजीब व गरीब खाने पकाए थे। मेरी कैफियत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो प्रोफेसर, यानी खुराक मेरे बदन की वो जरूरत नहीं जो तुम लोगों के लिए है। ताम दुनिया की लज्जतों से मैं भी इसी तरह आशना हूँ जिस तरह तुम सब। तो बाज खाने मुझे बेहद पसंद आए और मैंने उनकी तारीफ भी की। दोबाला बेहद खुश हुई थी। तब दुराने गुफ्तगू मैंने बिशक से पूछा, बिशक क्या तुम फोमा की महबूबा नामा के बारे में जानते हो? नामा? ज्यादा नहीं, अलबत्ता मैंने उसका नाम जरूर सुना था, बिशक ने जवाब दिया। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है? ऐसी बात नहीं है, बिशक ने जवाब दिया। तो क्या तुम उस जगह के बारे में जानते हो जहाँ वो रहती है? हाँ सब होता है। शिकाया के लोग अमूमन एक दूसरे से वाकिफ हैं। फोमा की महबूबा बस्तारा की बेटी है और बस्तारा एक शाही ओहदेदार है, लेकिन मातूब है क्योंकि उसका शुमार फोमा के वफादारों में होता था। तम शिबाला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो आज भी अपनी जगह महफूज है। बिशक ने मुझे तमाम तफसीलात बताई। बस्तारा, मैंने जेर लब थुराया। ये शख्स कहाँ रहता है? शहर के मशरिक में इबादत गाह के बाएं जानिब, वहाँ जहाँ पहाड़ियों का स्याह मीनार है। इस जगह फोमा की महबूबा के बाप का मकान है। लेकिन क्यों? तुम उसके बारे में मालूमात हासिल क्यों कर रहे हो सबूता? बिशक ने हैरानी से पूछा। बस इफ्ताज को इससे भी काम था। मैंने किसी हद तक लापरवाही का अंदाज इख्तियार किया ताकि बिशक को तजस्सुस न हो। और तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ बिशक, हम इससे मुलाकात करेंगे। ठीक है, कल हम इससे मुलाकात कर लेंगे। अगर तुम पसंद करो तो मुझे साथ ले जाना, और अगर ज़ेवदास ने कोई ऐसा ही काम तेरे सपुर्द किया है जिसमें मेरी मौजूदगी गैर मुनासिब हो तो यकीनन मैं इसके लिए कोई इसरार न करूँगा। तुम वाकई एक अच्छे दोस्त हो बिशक, मैं तुम्हारे अंदर बेशुमार अच्छाइयाँ पा चुका हूँ। मैंने बिशक की अच्छाइयों का एतराफ़ करते हुए जवाब दिया। इस जवाब में मैंने ये इकरार भी किया था कि बिशक को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और इस हद तक कहा कि वो मुझे फोमा के महबूबा के बाप के मकान तक पहुँचा दे। सो बात खत्म होगी और ये तो तय पाया ही था कि रात की तन्हाइयाँ अपने लिए मखसूस होंगी। हाँ, इसमें मुझे एतराज़ न हुआ। तो ये रात मैंने बिशक के मकान ही में गुजारी। ये ठीक था, यानी ऐसा तो नहीं था जिसमें हम कयाम पजीर थे, लेकिन ऐसा ज़रूर था जहाँ कयाम किया जा सके और जहन में कोई तरद्दुद ना हो। रातों का जिक्र यकसानियत रखता है प्रोफेसर, और बात सिर्फ इब्तदा की होती है, इसके बाद के मामूलात यकसां होते हैं। और मामूलात में जब तक दूसरे की तलब भरपूर रहे, दूसरे का ताउन हासिल रहे, इस वक्त तक इनमें दिलकशी होती है। और हम दोनों तो बहरहाल एक दूसरे को चाहते थे। हाँ, प्रोफेसर शुमाना और मैं एक दूसरे की तलब तो थे। सो इन रातों का क्या कहना? हस्बे मामूल शुमाना की आंखों के सुर्ख डोरे और उसकी गर्म जोशी यकसां थी। उसकी तलब में कोई कमी ना थी। रात की रफ्तार हस्बे मामूल रही और सुबह की आमद भी हस्बे मामूल। शुमाना देर तक सोती रही। अलबत्ता मैं जाग गया था और अपनी आरामगाह से बाहर बिशक और उसकी बीवी की मसरूफियात की आवाज़ें सुन रहा था।
फिर जब शुमाना जागी तो हमने दरवाजा खोल दिया और बिशक के पास पहुंच गए। नाश्ते की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। नाश्ते के बाद मैंने बिशक से कहा कि मैं शिकाया के दूसरे हिस्से देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। दुलाबा ने इजाजत मांगी कि वो शुमाना को दिन भर अपने साथ रखेगी। शुमाना जो अब पहले से मुख्तलिफ हो गई थी और उसे याद आ गया कि वो औरत है, किसी औरत के मायत को बुरा न समझती थी। मैंने इजाजत दी तो वो भी तैयार हो गई। शुमाना को बिशक की औरत के पास छोड़कर मैं बाहर निकल आया और हम दोनों घोड़ों पर बैठ कर चल पड़े। बिशक मेरे साथ खामोशी से चल रहा था। काफी देर तक हम दोनों ने कोई गुफ्तगू न की और सिर्फ गलियों और बाजारों का जायजा लेते रहे। फिर इस तवील खामोशी से उकता कर मैंने बिशक को मुखातिब किया। एक बात तो बताओ बिशक। और बिशक सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मकामी लोगों के साथ शबाला का क्या सलूक है? मेरा मतलब है इन पाबंदियों के अलावा जो उसने लगाई है बुरा नहीं है। मेरा मतलब है खुल्लम खुला बुरा नहीं है। हाँ, वो बस अपने खिलाफ बगावत नहीं चाहता। यूं भी सबूता शबाला बजाते खुद कुछ नहीं है, वो तो कठपुतली है। मुमकिन है उसे ये भी मालूम हो कि किसी मुनासिब वक्त जरदरूद लोग उसे माजूल करके अपने आदमी को उसकी जगह तख्त नशीं करते। और तो इसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। हरगिज नहीं, बिशक ने जवाब दिया। ज़ेवदास वगैरह के बारे में मकामी लोगों की क्या राय है? वो सरदार की हैसियत से इसे चाहते हैं। मेरा ख्याल है जरदरूज ज़ेवदास जैसे लोगों पर गहरी निगाह रखते हैं, क्योंकि ज़ेवदास का शुमार इन खतरनाक लोगों में होता है जो अगर किसी के दुश्मन बन जाए तो उसे जीना मुश्किल होता है। अच्छा, क्या यहाँ के लोग फोमा को खुल्लम खुला याद करते हैं? हाँ, अभी इन लोगों की हैसियत इतनी नहीं बढ़ी कि वो फोमा के बारे में किसी पर कोई पाबंदी लगा सके। फोमा की यादगारें जगह जगह तामीर हैं, बिशक ने जवाब दिया और मैं एकदम संभल गया। जाहिर है बिशक को एक खास हद तक ही अपना राजदार बनाया जा सकता था और मेरे सवालात में खासी बेतकल्फी थी। गोया यहाँ के लोग फोमा से बहुत मोहब्बत करते थे, पूछते थे उसे। आज भी अगर फोमा के खिलाफ कोई बात कह दी जाए तो वो लोग चाहने दे देंगे। को फोमा मरहूम हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसके पुजारी सिर्फ उसके तसव्वुर को पूछते हैं। मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल मांगा जजीरे में जरदरू लोगों की हैसियत बहुत बढ़ गई है। ये बात तशवीशनाक है, बेहद है। गोया वो काम शुरू हो गया है जिसकी तवक्का की जाती थी। बेशक तुमने कहा कि शिवाला जरदरू लोगों का पिट्ठू है। क्या इस बात से तमाम मकामी लोग वाकिफ हैं? कोई भी अहमक नहीं, सब समझते हैं, बिशक ने जवाब दिया। लेकिन जरदरुओं की कुव्वत बढ़ती जा रही है। अगर मजबूत होकर वो मकामी लोगों के सामने आ जाएं तो फिर मकामी लोग इनके खिलाफ क्या कर सकेंगे? मेरे सवाल पर बिशक खामोश रहा। देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अफसोस, इन लोगों के मुकाबले में हमारे पास कोई अच्छी क़यादत नहीं है। हम इनफरादी तौर पर तो इस खतरे के बारे में सोचते हैं, इज्तिमाई तौर पर कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। बस यही कमी है। कभी इनके खिलाफ कोई मुहाज बनाने की कोशिश नहीं की। कुछ हुआ है, एक गिरोह तश्कील दिया गया है और यह गिरोह बड़े सरदारों का है, जिनमें ज़ेवदास भी शामिल है। ये गिरोह सफ़ेद और जरदरू लोगों की कार्रवाइयों पर निगाह रखता है। अगर कहीं कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसे मकामी लोगों के खिलाफ समझा जाता है तो शबाला को इतला दी जाती है और शबाला इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। ओह, ऐसी कोई बात है? हाँ, बिशक ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। फिर मैंने बिशक से बस्तारा के मकान के बारे में पूछा और बिशक ने कहा, मैं तुम्हें दूसरी जगहों की सैर करवाता हुआ इस तरफ लाया हूँ। वो इस तरफ देखो, एक स्याह मीनार नजर आ रहा है। इसके नजदीक ही बस्तारा का मकान है। कुर्बो जवार में कोई नजर आए तो इससे पूछ लेना। ठीक है बिशक, अब तुम वापस जाओ। वापस जाऊं? बिशक बोला। हाँ, क्यों? मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैंने कहा। ठीक है, लेकिन तुम वापसी का रास्ता तो ना भटक जाओगे सबूता। क्या तुम मेरा मकान तलाश कर लोगे? बेहतर यह है कि मैं किसी मुनासिब जगह रुककर तुम्हारा इंतजार करूं। यह मुनासिब नहीं है बिशक। तुम वापस जाओ और बेफिक्र हो जाओ। मुझे अपनी याददाश्त पर मुकम्मल एतमाद है। मैं बासानी तुम्हारे पास वापस पहुंच जाऊंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी सबूता। तुम खा कितनी ही देर में आओ, मैं नहायत सुकून से तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा खलूस मेरे दिल में नक्श है बिशक, मेरे दोस्त। लेकिन यकीन करो, यह मुनासिब ना होगा। मैं नहीं कह सकता यहाँ मैं कितना वक्त सर्व करूंगा। चुनाचे ठीक है सबूता, मैं वापस जा रहा हूँ, बिशक ने कहा और फिर उसने घोड़ा मोड़ लिया। मैं उसे दूर तक जाते देखता रहा था। वो मोहब्बत करने वाला जज्बाती इंसान था और मुझे पसंद था। न सिर्फ वो बल्कि उसकी बीवी भी उसकी मानिद बाइखलाक थी। फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैं आगे बढ़ गया और अब मेरा रुख उस स्याह कुदरती मीनार की जानिब था। हवा की गार्ड ने पहाड़ की उस तनहा चट्टान को मीनार की शक्ल दे दी थी। किसी वक्त में एक टीले की शक्ल की होगी। अगर सिर्फ चट्टान होती तो इतनी बुलंद ना होती, लेकिन इस अंदाज में वो अजीब लगती थी। स्याह मीनार के करीब ज्यादा आबादी न थी, सिर्फ चंद मकानात बने हुए थे, लेकिन उनके दरमियान सब्जाजार चारों तरफ फैले हुए थे। फलों के दरख्त लहलहा रहे थे, सब्जियों की क्यारियां दूर तक फैली हुई थी और इस सब्जाजार में यह मकान काफी हसीन लग रहे थे। मैंने मीनार के सबसे करीबी मकान के बारे में अंदाजा लगाया। यह खुशनुमा मकान था और शायद फलों के सबसे ज्यादा दरख्त इसी मकान के बाएं सम थे। यूं लगता था जैसे पूरा बाग हो और शायद इस मकान का मकीनों की मलकियत। बहरहाल मैं इसी मकान की जानिब बढ़ गया। मैंने सोचा कि अगर यह बस्तारा का मकान ना भी हुआ तो कम अज कम वहां से उसके मकान की निशानदेही हो सकेगी। चुनाचे मैं मकान की तरफ बढ़ गया और मकान के करीब पहुंचने से कबल
एक दरख्त के नीचे मैंने एक मकामी लड़की को देखा जो बेहद हसीन और मासूम थी। उसके हाथों में एक खुश्क टहनी थी जिससे वो जमीन को रेत रही थी। लड़की इतनी जाज़िब निगाह थी कि मैं कई साथ उसे देखता रहा। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ गया। शायद उसने मेरे कदमों की चाप नहीं सुनी थी क्योंकि नहायत इन्हिमाक से जमीन को रेतती रही थी। मैं उसके बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ और फिर जब वो मेरी आमद से बाखबर ही ना हुई तो मैंने जोर से जमीन पर पांव मारा और इस वक्त मैं शदीद हैरान हो गया जब उसके बावजूद लड़की मेरी जानिब मुतवज्जा ना हुई। ओह, कहीं वो बहरी तो नहीं है, मैंने सोचा और इस बार मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। अजीब लड़की थी, ये इन्हिमाक तो नहीं हो सकता। मेरे पांव उसके सामने थे। आजिज आकर मैंने कहा, शिकाया कि हसीना, क्या तुम मेरी तरफ मुतवज्जा ना होगी? मेरी आवाज़ सुनकर उसने गर्दन उठाई और सोनी सुन निगाहों से मुझे देखने लगी। कैसा अनोखा अंदाज था। उसकी खूबसूरत आंखों की ये कैफियत मेरी समझ में ना आई। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैंने किसी कदर जलाई हुई आवाज़ में कहा। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वो खोल लहजम बोली और मैंने परेशानी से गर्दन हिलाई। अजीब अंदाज था। क्या वो पागल है? मैंने पूछा। चलो फिर तुम ही पूछ लो, मैंने किसी कदर मज़हक़ा ख़िज़ अंदाज में कहा। बताओगे? उसने बददस्तूर उसी अंदाज में पूछा। ज़रूर बताऊंगा। चांद क्यों निकलता है? उसने कहा। चांदनी फैलाने के लिए, ज़मीन मुनव्वर करने के लिए, मैंने जवाब दिया। छुप क्यों जाता है? बस एक अमल है, इसके बाद सूरज निकल आता है। सूरज निकल आता है लेकिन रोशनी क्यों नहीं होती? सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। लड़की को कोई बात मेरी समझ में नहीं आई थी। न जाने वो क्या बकवास कर रही थी, लेकिन सूरज की रोशनी झुलसा देती है। फिर ऐसा सूरज क्यों निकलता है? चांद कायम क्यों नहीं रहता? जवाब दो, यही मेरा सवाल है। सूरज की रोशनी आग बरसाती है और आग सब कुछ जला देती है, सब कुछ। मैं जमीन पर चांद तलाश कर रही हूँ, मिल जाएगा तो आधा तुम्हें दे दूंगी। बस अब जाओ, शाबाश। उसने मुझे चुमकारते हुए कहा और मैं सर खुजाने लगा। लड़की के बारे में मैं कोई फैसला न कर सका था। मुझे चांद नहीं चाहिए मोहतरमा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे कुछ ना पूछो, चांद के सिवा मैं कुछ नहीं जानती। जाओ, मुझे मेरा चांद तलाश करने दो, लड़के ने कहा और फिर उसी दिमाग से चांद तलाश करने लगी। यहाँ खड़े रहना मुझे हमाकत ही महसूस हुई। यह बात पाया तकमील को पहुंच गई थी कि लड़की ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की और पागल, अफसोस की बात है। अब मैंने बेहतर यही समझा कि कहीं रुके बगैर सीधा मकान पर जाऊं और दस्तक देकर बाहर निकलने वाले से बस्तारा के मकान के बारे में मालूमात हासिल करूं। चुनाचे मैं आगे बढ़ गया और फिर मैं मकान के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि किसी ने दरवाजा खोल दिया। दरमियानी उम्र का एक तवाना और बावकार सा आदमी था। मुझे देखकर ठिठक गया। उसने मेरा जायजा लिया और फिर उसके चेहरे पर किसी कदर तहायुर के नकूश फैल गए। वो खामोश खड़ा रह गया। मुझे बस्तारा की रहायशगाह की तलाश है, मैंने कहा। यही है, उसने जवाब दिया।